बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हम ये देख रहे थे कि जो कंप्यूटर है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस या मशीन नहीं है, जिसमें हमने देखा कि ये किस तरह से डाटा को इनपुट करती है और उसके बाद उस पर प्रोसेसिंग करती है। उस डाटा पर प्रोसेसिंग होने के बाद फिर वो हमारा डाटा को जो है वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है, और फिर वो इंफॉर्मेशन जो होती है वो हमको कोई भी आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल करके हमें वो दिखा दी जाती हैं। तो उस सिलसिले में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक के इन दोनों में क्या फ़र्क है, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो बेस करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स पर। आमतौर पर प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो स्टेप्स हैं उनमें डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, प्लानिंग अ सॉल्यूशन, डिफाइनिंग कैंडिडेट सॉल्यूशंस, सेलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो इक़दामात हम लेते हैं उसमें ये शामिल किए जाते हैं। अब आप देखें कि कंप्यूटर में प्रॉब्लम का क्या मतलब है। जब भी आप कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं तो आप किसी भी मसले को हल कर रहे होते हैं। मतलब आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, आप कोई मैथ का सवाल कोई हल कर रहे हैं, इस तरह से आप कोई ब्राउजिंग कर रहे हैं या आपको गेम खेल रहे हैं, जो भी है वो असल में एक तरह का कोई मसला होता है जिस पर आप काम कर रहे होते हैं। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ ये देखेंगे कि डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम क्या होता है, कि प्रॉब्लम की डेफिनेशन या उसकी तारीफ़ क्या होती है। किसी भी मसले को अच्छे तरीके से बयान करना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी मिसाल आप इस तरह से ले सकते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक दफ़ा कहा था कि अगर मेरे पास 1 घंटा हो किसी भी सियारे को बचाने के लिए, तो मैं 59 मिनट्स जो है उस मसले की वजाहत करूँगा और 1 मिनट में उस मसले को हल करने में इस्तेमाल करूँगा। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी भी चीज़ को डिफ़ाइन करना या किसी भी मसले को डिफ़ाइन करना वो कितना ज़रूरी होता है। अब आप देखें कि वो 59 मिनट्स जो है उस मसले की वजाहत में गुजारना चाहता है, और सिर्फ 1 मिनट में वो कह रहा है कि मैं उस मसले पर दूंगा ताकि वो मसला हल हो सके। किसी भी मसले को बयान करना अच्छे तरीके से ये बहुत ज़रूरी होता है, और अच्छे तरीके से मुराद ये है कि मसले को इस तरह से बयान किया जाए कि उसमें किसी भी तरह का अबहम बाकी ना रह जाए। अगर उसमें कोई बहम या कोई उसमें ऐसा अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ जिसमें उसके मीनिंग जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा बन जाए, तो उस मसले को हल करने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा होगी। इसलिए जब भी आप किसी मसले को बयान करें या किसी भी मसले का तयन करें, तो ये ज़रूरी है कि आप जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं उस मसले को बयान करने के लिए वो बड़े ही वाज़ेह होने चाहिए, ताकि जो भी उस मसले को देखे तो उसको उस बात की समझ आ जाए। जब भी हम किसी मसले या किसी प्रॉब्लम को जब हम हल करते हैं, तो ये ज़रूरी होता है कि उस मसले या उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम एक मरहलावार तरीक़ाकार जो है वो अप्लाई करें। मतलब ये है कि उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में तरतीबवार जो है हम वो तकसीम कर लेते हैं, ताकि हमें उस प्रॉब्लम को समझने में आसानी हो। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हम छोटे छोटे स्टेप्स बना लेते हैं एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार के तहत किस तरह से हल कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि प्रॉब्लम की तारीफ़ क्या होती है। जो भी एक मसला होता है या जो भी एक प्रॉब्लम होती है वो इस तरह से बयान की गई हो कि उसमें किसी भी तरह का अबहम ना हो। अबहम से मुराद ये है कि जो स्टेटमेंट या जो प्रॉब्लम लिखी हुई है उसके 2 या 2 से ज़्यादा मीनिंग ना बन रहे हों। जितनी भी वहाँ पर शराइत हैं या कंडीशंस हैं वो बिल्कुल वाज़ह तौर पर बयान होनी चाहिए, और उनका मकसद क्या है ये भी वहाँ पर बिल्कुल वाज़ह होना चाहिए, ताकि उस मसले को समझने में और उसको हल करने में हमें आसानी पैदा हो। मिसाल के तौर पर आपको कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाती है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है इसको अच्छे तरीके से बयान किया गया है या कि नहीं। अच्छे तरीके से बयान करने का मतलब ये है कि ये जो प्रॉब्लम है ये अपना मकसद जो है वो वाज़ह तौर पर बयान कर रही है, या ये तो नहीं है कि ये जो प्रॉब्लम है इसके जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा मीनिंग बन रहे हों। अगर आपको लग रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है इसको अच्छे तरीके से बयान नहीं किया गया, तो सबसे पहले ये है कि आप उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें, और उस प्रॉब्लम को समझने या उसकी तारीफ़ करने के लिए हम जो है वो मुंदरजा झैल किस्म के तरीक़ाकार हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं। इन तरीक़ाकार में सबसे पहले जो है वो है गेन बैकग्राउंड नॉलेज, कि
वो प्रॉब्लम क्या है उसके पस मंज़र का जो इल्म है पहले वो मालूम करें। इस तरीक़ाकार में क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है वो आपने देखनी होती है कि ये किन हालात में ये मसला पैदा हो रहा है। जब आप उन हालात का पता कर लेते हैं कि किन हालात में ये मसला पैदा हो रहा है, तब आप उस प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इससे आपको ये भी मदद मिलती है कि आप उसके लिए फिर एक अच्छा सलूशन भी बना लेते हैं। इसके बाद जो दूसरा तरीक़ाकार है किसी भी मसले को समझने के लिए, वो है कि आप अंदाज़ा लगाएं। और अंदाज़ा लगाने से मुराद ये है कि आप पहले उस प्रॉब्लम को देखें और उस पर जो है वो ऐसी मालूमात का अंदाज़ा लगाएं जो वहाँ पर मौजूद नहीं हैं, और जो मालूमात वहाँ पर नहीं होती हैं उनका जो आपने अंदाज़ा लगाना होता है, ये बुनियाद करता है कि आपका उस मसले के मुतल्लिक़ कितना एक्सपीरियंस है या कितना आपका उस पर तजर्बा है। क्योंकि ये अदम दस्तयाब मालूमात का अंदाज़ा लगाना जो होता है ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए आपका जो एक्सपीरियंस है या आपका जो तजर्बा है वो इस अमल में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है किसी मसले का तयन करने के लिए या उसको समझने के लिए, वो ये है कि आप उस मसले की एक तस्वीर बना लें और उस तस्वीर से आप अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि इसमें कौन सी मालूमात जो हैं वो वाज़िया नहीं हैं और कौन सी ऐसी मालूमात हैं जो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। जब भी आप किसी मसले को एक तस्वीरी शक्ल में दे देते हैं तो उसको फिर समझना आसान हो जाता है, क्योंकि आप उसमें ये अंदाज़ा लगा लेते हैं फिर कि कौन सी मालूमात जो है जो नामुकम्मल है और कौन सी ऐसी मालूमात है जो अभी तक यहाँ पर नहीं दी हुई। तो इस तरह से आप किसी भी मसले का तयन जो है वो कर सकते हैं इन 3 पॉइंट्स का इस्तेमाल करके। मतलब पहले आप क्या करते हैं कि उसका बैकग्राउंड नॉलेज जो है वो हासिल करते हैं, और उसके बाद आप अंदाज़ा लगाते हैं या गैसेस करते हैं, और आखिर में उस चीज़ की आप तस्वीर बनाकर उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमें एक पिक्चर दी गई है जिसमें कुछ हॉर्सेस हैं और शू हॉर्सेस हैं, बूट्स हैं कि फर्स्ट हॉर्स प्लस सेकंड हॉर्स प्लस थर्ड हॉर्स इज़ इक्वल टू 30। मतलब ये है कि अगर हम 3 हॉर्सेस की वैल्यू को जमा करें तो हमारे पास जवाब 30 आना चाहिए। तो इस एतबार से हम कह सकते हैं कि हर एक हॉर्स की जो वैल्यू है वो है 10। मतलब 10 प्लस 10 प्लस 10 इज़ इक्वल टू 30। और उसके बाद अगली लाइन पे है एक हॉर्स है, मतलब इसकी वैल्यू तो 10 हो गई है, प्लस डबल शू हॉर्स है प्लस डबल शू हॉर्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो हॉर्स की वैल्यू है वो 10 है, बाकी हमारे पास बच गए हैं 8। तो हर एक शू हॉर्स की वैल्यू अगर 2-2 रखें तो ये टोटल 8 बन जाएंगे। तो हम मतलब ये कह सकते हैं कि हर एक शू हॉर्स की जो वैल्यू है वो 2 है। तो उसके बाद हम अगली लाइन पे आ जाते हैं। तो अब हम देखें यहाँ पर कि यहाँ पर डबल शू हॉर्स लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर है नंबर 4 माइनस 2। अगर करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। मतलब हर एक बूट की जो वैल्यू है वो 1-1 है। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास बूट की वैल्यू 1 है प्लस शू हॉर्स की वैल्यू 10 है मल्टीप्लाई विद शू हॉर्स, तो शू हॉर्स की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो अब अगर मैथ के एतबार से देखें, हम हॉर्स क्रॉस शू हॉर्स को पहले हल करेंगे, क्योंकि मैथ में एडिशन से पहले मल्टीप्लिकेशन को हल किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर शू हॉर्स की वैल्यू हमारे पास 2 है और हॉर्स की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो ये टोटल जवाब आ जाएगा हमारे पास 20। और बूट की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो फिर 20 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 21। तो हमारा आंसर जो है फाइनल वो क्या आएगा 21। तो आज की वीडियो में हमने प्रॉब्लम स्टेप्स की जो पहले पॉइंट है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम उसको देखा। उसमें हमने देखा कि गेन बैकग्राउंड नॉलेज क्या होता है और गैसेस का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, और उसके बाद हम किसी भी तस्वीर को ड्रा करने से हमें क्या मदद मिलती है। तो आज की वीडियो हमारी यही तक थी। अगर इसके मुतालिक अगर आपके पास कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।